कंप्लीट होती है। एक मैंने बनाया यहाँ पर वेरिएबल, सॉरी फंक्शन बनाया फन नाम का। इसमें मैं दो वैल्यू रिसीव कर लेता हूँ, एक int x हो गई मेरी और मान लीजिए एक int y हो गई, ठीक है। और सिंपली यहाँ पर हम करते क्या है, इस x और y को थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करते हैं, चेंज करते हैं। तो बेसिकली मैं करूँगा क्या, यहाँ पे जस्ट x इज इक्वल x प्लस नथिंग बट 100। सेम कंडीशन में y इज इक्वल y प्लस 200। तो बेसिकली क्या हो रहा है, हमारा जो पैरामीटर आ रहा है उसे हम थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करने का प्रयास करें, मतलब उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन लेट्स प्रिंट करिए आप यहाँ पर इस वैल्यू को, कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पर दे दीजिए इनसाइड फंक्शन जस्ट x इज इक्वल 0 एंड y इज इक्वल 1 and x and y, ठीक है। ये फंक्शन मैंने बना दिया। अब इस फंक्शन को हम यहाँ से कॉल करेंगे, यहाँ से, ठीक है, मेन मेथड से। तो करेंगे क्या, यहाँ पे जस्ट दो वैल्यू एंटर करा लेंगे यूजर से, कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर फर्स्ट नंबर, इसे स्टोर कर लीजिए वेरिएबल में intn इज इक्वल 32 डॉट पास कंसोल डॉट जस्ट रीड लाइन फंक्शन। एक वैल्यू आ गई आपकी, सेम कंडीशन में एक वैल्यू और एंटर सेकंड नंबर और इट्स n1। और यहाँ पर आप सप्लाई करेंगे, फंक्शन कॉल करेंगे फन को और सप्लाई कर देंगे n कॉमा, ठीक है। और फिर इसके बाद फिर से आप प्रिंट कराएंगे, दोनों वैल्यूज को चेक करेंगे कि बेसिकली दोनों वैल्यूज क्या हैं आउटसाइड ऑफ फंक्शन, दोनों वैल्यू का स्कोप क्या है। तो यहाँ पर आप करेंगे, मैसेज देते हैं आउटसाइड फंक्शन n is equal कंसोल डॉट रीड की फंक्शन। अच्छा, अभी हमने किया क्या है, बेसिकली सबसे पहले आपका यहाँ से स्टार्टिंग होगी एग्जीक्यूशन का, आपका प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट करेगा। कंसोल डॉट राइट लाइन पूछेगा आपसे फर्स्ट नंबर, आपने फर्स्ट नंबर एंटर किया, n में चला गया वो। सेकंड नंबर एंटर किया, n1 में चला गया। देन फंक्शन कॉल किया आपने, n और n1 सप्लाई किया, ठीक है। n1 जैसे फंक्शन कॉल करेंगे तुरंत ये फंक्शन खोजेगा, फंक्शन इसे नीचे मिलेगा, तुरंत यहाँ आ जाएगा नीचे, ठीक है। और यहाँ पर n की एक कॉपी बनाएगा जिसे x में पास करेगा, n1 की एक कॉपी बनाएगा जिसे y में पास करेगा, ठीक है। और यहाँ पर आकर के करेगा क्या, x प्लस जो भी वैल्यू आप देंगे उसमें 100 को ऐड करेगा, इसमें 200 ऐड करेगा, उससे प्रिंट कर देगा। ये इनसाइड फंक्शन मैसेज करके आपको ये दोनों वैल्यूज प्रिंट करेगा, x और y की। एंड फाइनली उसके बाद आएगा इस लाइन को प्रिंट करेगा, बताएगा आउटसाइड ऑफ फंक्शन n और n1 की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो अभी के लिए हम करते क्या हैं और देखते हैं रन करा के। जैसे मान लीजिए अभी दिया मैंने यहाँ पर 10 और सेकंड वैल्यू दिया मैंने 20, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे इनसाइड फंक्शन x इज इक्वल क्या है 100 और y इज इक्वल 220, मतलब यहाँ पर वैल्यू रिफ्लेक्ट अंदर हुई है, लेकिन बाहर वैल्यू हमारी जो है वो देखिए अभी जो हमने डाली थी वही है, बाहर वैल्यू में कोई रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है।
ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, इस वेरिएबल में मत जाइएगा कि यहाँ पर मैंने n सप्लाई किया, यहाँ पर मैंने x रिसीव किया है। अभी मैंने बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि वेरिएबल केवल देखने के लिए होता है, वो केवल वैल्यूज पे काम करता है, वो वेरिएबल से मतलब नहीं होता, वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो n की एक डुप्लीकेट कॉपी बनी, डुप्लीकेट कॉपी उसकी सप्लाई हुई x में, उसी तरह से n1 की डुप्लीकेट कॉपी बनी जो सप्लाई हो गई y में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर x और y पे रिफ्लेक्शन हुआ, चेंजेस हुए एंड देन उसको प्रिंट किया गया। ये हुआ एग्जांपल आपका कॉल बाय वैल्यू का, जिसमें आपकी ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं हो रही है जो आप फंक्शन में सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू पर आपको कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, कोई चेंजेस नहीं हो रही है, जो आप जैसे डाल रहे हैं वैसे आपकी ओरिजिनल वैल्यू मिल रही है। जो चेंजेस हो रही है फॉर्मल पैरामीटर से शुरू हो रही है, जो आपके फॉर्मल पैरामीटर हैं उनमें चेंजेस हो रही है, फंक्शन के अंदर चेंजेस हो रही है, ठीक है। अगर यहीं पर हम कॉल बाय रेफरेंस यूज करें, कॉल बाय रेफरेंस यूज करें तो उस केस में हमारा जो एक्चुअल वेरिएबल है, मतलब n और n1 ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, एक्चुअल वेरिएबल जो है, ठीक है। कैसे यूज करना आपको कॉल बाय रेफरेंस? बहुत सिंपल सा होता है, सिंपली आपको राइट करना, जस्ट रेफ कीवर्ड लगाना है, रेफ int x एंड रेफ int y, ठीक है। रेफ कीवर्ड जस्ट फॉर रेफरेंस, और यहाँ पर भी आप सप्लाई कर देंगे रेफ n1 एंड रेफ n एंड n1, ठीक है। सिंपल, बस इतना सा काम आपको करना पड़ा, ठीक है। ये जब इतना काम करने से आपका क्या हुआ, अभी ये n की कॉपी नहीं सप्लाई करेगा, अब यहाँ पर n का एड्रेस सप्लाई करेगा जो कि x में जाएगा, ठीक है। x जो रिसीव करेगा उसका एड्रेस रिसीव करेगा, और वो क्या करेगा, जो एडिशन हो रहा है वो x के पास एड्रेस है तो वो एड्रेस पे करेगा, और एड्रेस किसका है, n का, ठीक है। तो जो चेंजेस होगी वो n में हो जाएगी, मतलब ओरिजिनल वैल्यू जो होगी उसमें रिफ्लेक्शन हो जाएगा, उसमें चेंजेस होगी। रन करके देखें, फर्स्ट नंबर 10, सेकंड नंबर 20। अगर आप देखेंगे तो फंक्शन के अंदर भी वैल्यू आपको रिफ्लेक्ट हुई मिल रही है, और फंक्शन के बाहर भी चेंजेस हो गई है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हो गया कॉल बाय रेफरेंस का। तो डाउट इसमें एक बार देखिए, समझिए और फिर पूछिए। ये हमारा पूरा फंक्शन जो हमने राइट किया है। केस में दोनों वैल्यू चेंज हुई है ना? हाँ, मतलब जब रेफरेंस सप्लाई हुआ तो उसका मतलब एड्रेस सप्लाई हुआ। एड्रेस सप्लाई हुआ तो जो काम हुआ वो पर्टिकुलर एड्रेस पे हुआ। जब उस एड्रेस पे हुआ तो उस एड्रेस पे जो वैल्यू रहेगी उस वैल्यू पे हो जाएगा। रेफरेंस का मतलब ही होता है एड्रेस। सर यहाँ पे x = x + 100 ये क्यों लिया? बस मैं उस वैल्यू को रिफ्लेक्ट करके दिखाना चाहता हूँ आपको। वैल्यू में चेंजेस भी अब कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे तभी पता चल रहा है वैल्यू रिफ्लेक्ट हो रही है नहीं हो रही है, इसलिए मैंने थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर दी है। जो मान में n की वैल्यू दी 10, n1 की दी 20 और ये x और y में आगे मतलब हो गया रिसीव कर लिया, तो यहाँ जो x लिखा है ये भी तो रिसीव करेगा ना, जो x है ये भी तो 10 हो जाएगा ना, जो इक्वल टू इस साइड है लेफ्ट साइड यहाँ पे। हाँ नहीं तो ये उसी में एडिशन कर रहा है। 10 + 100 हो गया। हाँ। x की वैल्यू तो 10 ये भी लेके चलेगा, ये भी देगा सर तो लेफ्ट साइड ये पे लेफ्ट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड ये हाँ, तो एक्चुअल में पहले यहाँ से x फिर 10 रिसीव हुआ, ठीक है। अब पर x = 10 = मतलब 10 पहले से इसमें रहेगा, x प्लस मतलब 10 + 100 तो 100 और इस पे ओवरराइट कर देगा वैल्यू को। ओवरराइट हो जाएगी वैल्यू, इक्वल का लगा हुआ मतलब ओवरराइट हो जाएगी। सेम कंडीशन इधर भी होने वाली है, 100 हो जाएगा आपका। कोई डाउट? समझ आ रहा है? ध्यान है कहीं नहीं? हाँ? कुछ नजर नहीं आ रहा है?
क्या भाई? ये लाइट बंद कर दो तो देखिएगा। एक लाइट ऑफ करो उधर से। पहला वाला मतलब करना है क्या? नहीं वो तो उधर से बन गया। हाँ अरे कुछ दिखा? सब लाइट ऑफ करनी पड़ेगी यार। थिएटर बनाना पड़ेगा। सही लग रहा है वो तो क्या है यार, ठंडा पानी में नहीं देते, गर्म पानी में देते। शादी दिखाते हैं ऐसा ये आउटसाइड फंक्शन है, इनसाइड फंक्शन, ये क्या देखा मतलब? आउटसाइड फंक्शन का मतलब हम ये दिखाना चाहते हैं आपको, जैसे मान लीजिए ये फंक्शन आपने लाइब्रेरी में क्रिएट किया, ठीक है। जब आप उसमें अपना फंक्शन में जो वेरिएबल अप्लाई करेंगे, वो वेरिएबल जो होगा आपका बेसिकली अगर रेफरेंस यूज कर रहा है, उस वेरिएबल में जो वैल्यू होगी वो एक्चुअल वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। जैसा कि मैंने बताया था, जैसे आपको स्ट्रिंग है ना, उसमें आपको रिप्लेस करना है, उसमें आपको डिलीट करना है, हाँ, उसमें आपको इंसर्ट करना है। अगर ऐसा कोई काम करना है तो उस एक्चुअल स्ट्रिंग पे आपको चेंजेस चाहिए। जो यूजर दे रहा है, वो जो उसकी फाइल है, जो डेटा है, उस एक्चुअल डेटा पे आपको चेंजेस चाहिए। तो वहाँ पर रेफरेंस यूज करना है, तो वहाँ पर उसको डुप्लीकेट नहीं क्रिएट करना है, ठीक है। और अगर कोई देता है फंक्शन में से किसी एम्प्लॉय की सैलरी दे दी गई, ठीक है, तो सैलरी आपको मान लीजिए उसकी सैलरी है, सैलरी प्लस टीए, डीए, एचआरए, पीएफ, ये उसमें आपको ऐड करना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि उस जो एक्चुअल सैलरी है कहीं स्टोर होगी, एक्चुअल सैलरी उसकी, मान लो एक्चुअल सैलरी 20,000 है, ठीक है, और इस महीने की सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं आप उसकी, तो इस महीने का मान लीजिए टीए, डीए, एचआरए, पीएफ, आईटी मिलाकर कुल 10,000 बन रहा है, ठीक है। आपने 20,000 में 10,000 ऐड कर दिया तो हो गया 30,000, ठीक है। आप अगर वहां पर यूज कर ले कॉल बाय रेफरेंस, मान लीजिए इस महीने का उसका 10,000 पूरा बन रहा था, जो भी टीए, डीए, एचआरए, पीएफ, आईटी बन रहा था, अगले महीने उसका 15,000 बन गया। अगर कॉल बाय रेफरेंस यूज करेंगे तो जो एक्चुअल मतलब सैलरी उसकी होगी, उस सैलरी आपको उसकी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, मतलब 20 से 30,000 हो गई, हाँ। और अगले महीने जब उसमें आप ऐड करेंगे 15,000 तो फिर से 45 हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई इस महीने का आपका जो है वो आपको इस महीने की सैलरी पे कैलकुलेट होकर के मिला, अगले महीने की सैलरी आपकी फिर से कैलकुलेट होगी, जो भी बनेगा। तो वहां पर आपको जो एक्चुअल आपकी सैलरी होगी उसका डुप्लीकेट दिया जाएगा, और उस पीएफ आईटी जो भी होगा उसको उस डुप्लीकेट में ऐड किया जाएगा, और ओरिजिनल कॉपी को एक जगह सेव करके रखा जाएगा, ताकि उस सैलरी पर, उस वैल्यू पर फर्दर अगले मंथ कैलकुलेशन हो सके, और फिर अगले मंथ कैलकुलेशन हो सके। बात समझ आ रही है? अगर हम उसका रेफरेंस अप्लाई कर दें तो उस केस में ओरिजिनल जो सैलरी होगी वो चेंज हो जाएगी, और फिर अगले महीने फिर वो सैलरी कैलकुलेट जब करने का प्रयास करेगा तो फिर गलत वैल्यू निकाल देगा वो, ठीक है। तो ऐसी चीजों में कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस का कांसेप्ट हम अप्लाई करते हैं। कहाँ हमें कॉल बाय वैल्यू लगाना है, कॉल बाय रेफरेंस लगाना है, ठीक है। एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूँ यहीं पर, जैसे मान लीजिए एक फंक्शन ऐसे राइट कर देता हूं मैं, पब्लिक स्टैटिक इट्स वाइड, और मैंने दिया पर कैल सैलरी, ठीक है, कैलकुलेट सैलरी। अब मान लीजिए इसमें आप एक वैल्यू ले रहे हैं, ये आपकी हो गया मान लीजिए डेसिमल, ये हो गया आपका सैलरी, ठीक है। अब एक मान लीजिए आपके लिया INT टीए हो गया, एक लिया आपने और INT DA हो गया, एक हो गया आपका INT मान लीजिए PF हो गया, या HRA हो गया, HRA, ये 3 चीज हो गई, ठीक है। अब अंदर आते हैं आप और करते ये हैं, यहाँ पर जस्ट डेसिमल टोटल सैलरी इज इक्वल
सैलरी उसकी हो गई सेल प्लस टीए प्लस डीए प्लस ठीक है। एंड लेट्स कंसोल डॉट राइट लाइन एम्प्लॉई टोटल सैलरी इज इक्वल प्लस टोटल, ठीक है। ये आपने सैलरी कैलकुलेट की। ओके सर इसमें आपने ये जो सैलरी है डेसिमल है ये सब इंटर है नहीं, आप उसे रख सकते हो डेसिमल चेस्टर, जैसे सैलरी कुछ हो सकती है, इसको डेटा टाइप तो अलग अलग है। कोई डेसिमल जो होता है वो इंटीजर को एक्सेप्ट करता है। डेसिमल जस्ट फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाती है ना। डेसिमल मनी जैसे हो गया, मनी के लिए जस्ट डेसिमल यूज किया था, तो सिर्फ ऐसे इतने रुपए, इतने थाउजेंड, इतने हो गए, इतने पैसे हो गए, ठीक है। तो फ्रैक्शन वैल्यू जहाँ पर बात आती है वहाँ पर हम डेसिमल प्रयोग कर सकते हैं सैलरी वगैरह के लिए। और डेसिमल के अंदर इंटीजर आ जाता है, इंटीजर के अंदर डेसिमल नहीं आएगा। जैसे अगर हमने यहाँ पर ले लेते हैं इंटीजर, तो उसके अंदर डेसिमल नहीं आता, डेसिमल के अंदर इंटीजर आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल की जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, इंटीजर कैपेसिटी कम होती है, ठीक है। तो डेसिमल के अंदर मतलब इंटीजर आपका है वो 4 बाइट का बनता है, डेसिमल 8 बाइट का बनता है। जाहिर सी बात है 4 बाइट का जो वैल्यू होगी वो 8 बाइट वेरिएबल के अंदर आ जाएगी, लेकिन अगर हम 4 बाइट वेरिएबल को 8 बाइट डालने का प्रयास करें तो वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो ये सैलरी कैलकुलेट करने का हमने काम किया। अब हम यहाँ पर आते हैं और अभी के लिए मैं क्या करूँगा, इस पूरी लाइन को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। इस पूरी लाइन को मैंने कमेंट कर दिया, इससे हमारा मतलब नहीं है। अब नीचे आएंगे, मान लीजिए हमने एक डेसिमल वैल्यू ले ली, मान लीजिए ईएमपी सैलरी फिक्स कर दी मैंने, मान लीजिए 10,000, ठीक, 10,000 फिक्स कर दी। अब मान लीजिए यहाँ पर उसका जो टीए है, जस्ट INT टीए मैंने निकाल लिया, दे दिया उसका। अभी टीए वैल्यू कहीं कैलकुलेट होकर के आएगी, बट मैं यहाँ पर स्टैटिक वैल्यू रख रहा हूँ, ठीक है। टीए हो गया उसका मान लीजिए 1000, ठीक है। डीए हो गया उसका मान लीजिए 1500, ठीक है। और HRA हो गया उसका 2000, ठीक है। ये मान लीजिए करंट मंथ का हो गया, ये मई मंथ का हो गया, ठीक है। तो लेट्स करना क्या है आपको, जस्ट कंसोल डॉट राइट लाइन में दे दीजिए एम्प्लॉय। मान लीजिए आप अभी इस मंथ की सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय सैलरी ऑफ मान लीजिए अप्रैल, ये अप्रैल की सैलरी हो गई, ठीक है। और फंक्शन कॉल कर लीजिए, तो कैल सैलरी, यहाँ पर सारी वैल्यू सप्लाई कर दीजिए, तो आपकी सैलरी हो गई यहाँ पर जस्ट डेसिमल हो गया EMP सैलरी कॉमा एंड देन TA देन DA देन ये सैलरी, ओके। ये वैल्यूज आपने सप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मान लीजिए एक बार आपने इधर सप्लाई किया और एक बार आप यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और ये मान लीजिए सैलरी हो गई अप्रैल के अलावा, ये मान लीजिए मई की हो गई, ठीक है। ये मई की सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं आप, तो सिंपली समझने के लिए वेल फॉर्मेट कर देंगे थोड़ा सा, ओके। अब चलिए, जब आप सिंपली कैलकुलेट कर रहे थे क्या हुआ, हाँ ऑफिस आ गए हैं, क्या हुआ
नहीं, अभी क्या सामान चाहिए, क्या करूँ? नहीं, क्या होगा, किसका पैटर्न है? हाँ? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं चाहिए। क्या चाहिए, क्या? अभी कोई जरूरत नहीं। अभी देख रहा हूँ अभी अभी फोन कल वाला पेपर पढ़ने में बड़ा फंक्शन बना रहे मतलब क्या चीज़ है, क्या चीज़ लाइब्रेरी के लिए पास बना रहे हैं, क्या चीज़ मतलब बड़ी क्लास में नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, उसके लिए जो कुछ होगा बताऊंगा, ठीक है? चलिए देखिए, तो मान लीजिए, देखिए जब हम अप्रैल मंथ की सैलरी कैलकुलेट कर रहे थे तो उसका टी ए डी ए इशारे इतना मिला था मुझे, ये दिया। अब जब मैं नेक्स्ट मंथ की सैलरी कैलकुलेट करूंगा ना, तो उस केस में जो टी ए डी ए इशारे होगा, टी ए डी ए इशारे जो होगा वो कुछ इतना होगा, अलग हो जाएगी वैल्यू, ठीक है? और इस फंक्शन को मैं कोलैप्स कर देता हूँ, उसकी मुझे जरूरत नहीं है। और जस्ट यहाँ पर मैं ये सब ना करके डायरेक्टली मैं शैल कर देता हूँ, शैल के साथ ही काम करता हूँ, सैलरी ही लेता हूँ। और ठीक है, अभी देखिए अब जब मैं अप्रैल की सैलरी की बात करता हूँ एम्प्लॉय की, तो उसकी एक्चुअल जो सैलरी है वो तो फिक्स होती है। एक्चुअल आपकी जो सैलरी है वो फिक्स रहेगी ऑल टाइम, ठीक है? 10,000 है, वो चाहे अप्रैल में हो, चाहे मई में हो, चाहे जून में हो, ठीक है, डजंट मैटर। लेकिन उसका जो टी ए डी ए इशारे है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। टी ए 1000 मान लीजिए, अप्रैल का 1000, ये 1500, ये 2000 हो गया, ठीक है? अभी जो सैलरी कैलकुलेट होगी इसको टोटल, वो सैलरी कैलकुलेट होगी बेसिकली इस टी ए डी ए इशारे के बेस पे, ठीक है? और जब अगले मंथ की सैलरी कैलकुलेट होगी तो उसमें टी ए डी ए इशारे की वैल्यू बदल जाएगी और आपकी जो एक्चुअल सैलरी है वो वही रहेगी, ठीक है? तो वहां पर केस चेंज हो जाएगा। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पर जो सैलरी निकल रही है आपकी है वो जस्ट सैलरी सैल आपकी हो गई, सैल प्लस टी ए डी ए इशारे वटेवर सारी वैल्यूज आ गई और उसी सैलरी में जाकर के स्टोर हो गया और सैलरी को ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा, ठीक है? अब अगर हम इसको रन करेंगे तो हमें दोनों मंथ की अलग अलग दो सैलरी मिलेंगी। एम्प्लॉय टोटल सैलरी 14,500 दे रहा है अप्रैल की, और यहाँ पर टोटल सैलरी 15,500 दे रहा है, ठीक है? ये सैलरी आपकी हो गई मई की और ये हो गई आपकी अप्रैल की। अभी आप देखेंगे तो आपको रिजल्ट सेम मिल रहा है और सही मिल रहा है। क्यों? 10,000 प्लस ये आपका हो गया 1200, 1300, ठीक है? तो टोटल हो गया ये आपका 25 और 3, ठीक है? तो जैसे 5,500 और ये 15,500 हो गया, ठीक है? और सेम कंडीशन इधर है, ये सैलरी आपकी 25, 4,500, ये हो गया आपका 14,500, ठीक है? तो अगर आप देखें तो 14,500 और 15,500, ठीक है? सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर कॉल बाय वैल्यू, एक्चुअली में मैंने बताया कि इसके लिए हम कॉल बाय वैल्यू यूज करेंगे। अगर मैं यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस यूज कर देता, जस्ट अगर मैं यहाँ से गलती से मान लीजिए कॉल बाय रेफरेंस लगा दूं और मैं यहाँ सप्लाई कर देता हूँ जस्ट रेफ कीवर्ड लगा देता हूँ, ठीक है? तो बेसिकली इस केस में होगा क्या कि हमारी जो सैलरी है उसका क्या सप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे रेफरेंस सप्लाई हो जाएगा। और अभी अगर हम कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे, कहीं गलत है और गलत जगह मैंने दिया, यहाँ पर भी रेफ देना पड़ेगा। नहीं, दोनों जगह रेफ, दो जगह कॉल किया फंक्शन ना मैंने। तो बेसिकली अगर आप रन करें, ठीक है, तो जरा देखिए आपका रिजल्ट कैसा आ रहा है। 14,500 पहला तो सही आया, लेकिन सेकंड टाइम क्या हो गया, 20,000 हो गया। 14,500 प्लस आपकी ये 5,500 वैल्यू, मतलब क्या हुआ कि जब ये 14,500 मतलब अप्रैल मंथ की सैलरी कैलकुलेट किया तो उसने क्या किया कि जो टोटल सैलरी बना दी
एक्चुअल जो टोटल सैलरी बना रही है वो बना रही है आपके वेरिएबल में ही, ठीक है। मतलब आपकी जो एक्चुअल सैलरी थी वो हो गई अप्रैल की टोटल सैलरी मिला करके ज्वाइंट हो गई। अब यहाँ पर जब नेक्स्ट मंथ की कैलकुलेट करेंगे तो वो जो PFIT जो पिछले मंथ का उसको ले करके और नया PFIT ऐड कर देगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि हमें ऐसा नहीं करना है। टोटल सैलरी 10,000 और PADA और आचार 4500 टोटल अप्रैल का बन रहा था तो 14,500 हो गया। हाँ? 20,000 ये बन रहा है कि 14,500 पिछले मंथ का बना और इस मंथ का 5,500 PFIT बना, 5,500 था तो वही तो दे रहा है ना। अब 14,500 और 5,500 ऐड करें कितना आएगा? 20 ही तो आएगा ना। सर इस मंथ में इसकी सैलरी 10,000 ऐड कर रहा है, अगले वाले में 10,000 ऐड नहीं कर रहा। अगले वाले में ऑलरेडी उस वेरिएबल में तो ऐड हो गया, अगले वाले में 10,000 नहीं जा रहा है, अगले वाले में 14,500 जा रहा है। फिर आगे वो काउंट कर रहा है वहां से जो अप्रैल हाँ। आगे से ऐड हो रहा है PADA। मतलब वो जब अगली बार अब मई की कैलकुलेट करने जा रहा है तो वो टोटल सैलरी या एमपी सैलरी वेरिएबल में 14,500 लेकर के जा रहा है, 10,000 लेकर नहीं जा रहा है वो। हाँ वही तो 14,500 तो गलत हो गया। वही चीज है ना, यहाँ पर हम कॉल बाय रेफरेंस नहीं यूज कर सकते, यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा कॉल बाय वैल्यू। ऐसी जगहों पर हम कॉल बाय वैल्यू यूज करते हैं। जहां पर एक्चुअल वेरिएबल में रिफ्लेक्शन चाहिए वहां पर कॉल बाय रेफरेंस, जहां पर एक्चुअल वेरिएबल रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए। अब जैसे मान लीजिए किसी का अब सैलरी अपडेट करनी है, आपको है सैलरी अपडेट करनी है, अगले महीने उसकी सैलरी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आपको जो एक्चुअल सैलरी है उसमें चेंजेस चाहिए और रेफरेंस लगा दीजिए, वहां पर एक्चुअल वैल्यू रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ऐसे कुछ कैलकुलेशंस करनी है कॉल बाय वैल्यू यूज करेंगे। दोनों का अपना अपना फायदा है, मोटिव है, जहां पर यूज होता है वहां पर हम लगाते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल हुआ आपका कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। सर नीचे करना है नाम जो रहा है ये आपका ट्रायल सैलरी। सर एक चीज और बता दो सर। सर ये मेरे को ये चीज समझ नहीं आ रही कि ये जो आपने फंक्शन बनाया है क्या सैलरी, इसमें क्या चीज लिखेंगे और ऊपर वाली चीज में क्या लिखेंगे जो मेन मेथड आपने लिखा। देखिए यहाँ पर फंक्शन डिफाइन किया जाता है, नीचे हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं और ऊपर से फंक्शन को कॉल किया जाता है। मतलब फंक्शन को एक जगह डिफाइन करके रख लिया जाता है और उसे जितनी बार जरूरत होती है, जब जरूरत होती है तब उसे कॉल किया जाता है। तो सर ऊपर तो फिर खाली हम कॉल भी करवा सकते थे। सर फंक्शन कॉल करके उसके पैरामीटर देना जरूरी है। जाहिर सी बात है, अगर फंक्शन पैरामीटराइज है तो यहाँ पर आपको जो पैरामीटर, जिस टाइप का पैरामीटर वो रिसीव कर रहा है, कॉल करते समय वो पैरामीटर्स आपको देने पड़ेंगे। जैसे मैं बोलूँ आपको दो नंबरों को सम करने का एक आपने फंक्शन बनाया है, ठीक है। तो दो नंबर आप यूजर से ले रहे हो पैरामीटर के तौर पे। अगर आपने उस फंक्शन को कैलकुलेट करने का प्रयास किया या कॉल करने का प्रयास किया और पैरामीटर नहीं दोगे, बहुत सिंपल सी बात है, किस नंबर को जोड़ेगा वो। सर बड़ा सिंपली भी तो दो वैल्यू को वो कर देते हैं, ऊपर तो खाली वो फंक्शन ही कॉल हो जाता है, तब भी वो आउटपुट देता है। जब सबसे सिंपल वाले तो उस टाइम पे सर ने पैरामीटर नहीं लिए नहीं, थे। वहाँ पर फंक्शंस रेफरेंस नहीं थे, वहाँ पर लाइब्रेरी का जहाँ पे कंसेप्ट था। हम लाइब्रेरी में पैरामीटर देंगे तो उसको रिसीव करने के लिए मेन मेथड में भी हमें पैरामीटर लेने पड़ेंगे। ऐसी बात है, जहाँ से आप उसे कॉल करेंगे वहाँ से पैरामीटर आपको देने पड़ेंगे। अब ठीक, लेकिन जो मैं ये कह रहा हूँ सर, अगर हम पूरा वर्क नीचे कर रहे हैं, ऊपर खाली हम पैरामीटर देकर कॉल करवा रहे दो लाइन में, तो फिर नहीं, तो फिर प्रॉब्लम ये होगी, जैसे आप जो ये बात कर रहे हो ना, जो ये वैल्यूज ये सारा नीचे ही करते हैं हम। ये नीचे कर दे, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? एक्चुअल में यहाँ तो आपका वन टाइम के लिए काम करेगा वो, लेकिन ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जब आप फंक्शन को कॉल करोगे तब ये वैल्यू आपको चेंज करनी पड़ेगी। मतलब हर महीने का टीए डीए एचआरए जो होगा वो अलग अलग होगा, हर महीने की वैल्यू सेम नहीं होगी। अगर आपने फंक्शन बना दिया, फंक्शन में वैल्यू फिक्स कर दी, इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपकी वैल्यूज फिक्स हो गई हैं। हर बार फंक्शन हाँ, और फिर तो आपको फंक्शन बनाने का कोई फायदा नहीं होगा और डायनेमिक बिल्कुल नहीं रहेगा, स्टैटिक हो जाएगा। अब ये होगा ना, जैसे अब कैट से नाम से हमने फंक्शन बना दिया तो कहीं भी कैलकुलेशन कर दी है। हाँ, अब कहीं भी कैलकुलेशन करनी है तो वहाँ पर सामने वाले का एम्प्लॉय का टीएडी एचआरए पार्ट लीजिए और फंक्शन कॉल करके उसमें सप्लाई कर दीजिए, कैलकुलेट करके बता देगा वो, ठीक है। जब आप इसको लाइब्रेरी के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो वैल्यू फिक्स आपने कर दी, ये वैल्यू
आपको फिर से वहां पर शो नहीं होंगी। फंक्शन में यह कुल मिला के हम फॉर्मूला लिख देते हैं। फंक्शन में अपनी लॉजिक राइट कर देते हैं, फॉर्मूला राइट कर देते हैं। बाकी जो इनपुट होता है वो हम यूजर से लेते हैं। यूजर जो इनपुट देगा उस वैल्यू पर कैलकुलेशन हो जाएगी। जो हमें फॉर्मूला लगाना है वही फंक्शन उठा के लगा देंगे। वो चीज है, ठीक है। इसलिए हम अभी के लिए दे सकते हैं लेकिन वो सही नहीं होता है। ये सब वैल्यूज हम हमेशा रन टाइम पे देते हैं, जब वहां से कॉल होती है वहां सप्लाई करते हैं पैरामीटर दे करके। ओके, चलिए। तो कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को? एग्जांपल से लेकर के, समझ से लेकर के, कहाँ यूज होना है, कैसे यूज होना है आपको? सर अभी तो किसी ने नहीं क्या ये क्या बहाना है? क्लियर और ट्रांसपेरेंट बोलो जो होता है। समझ में आया है नहीं आया? क्या सर पूरे समय अभी से आँख खराब हो रही है। जब डेवलपर बन जाओगी कैसे काम करोगे? 10 घंटे कंप्यूटर पे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, तब तक हिम्मत आ जाएगी। फिर तो कुछ होगा ना, फिर तो पैसा मिलेगा ना, आगे कमजोर कर देगा। हाँ, पढ़ने के लिए बस अब पैसा लेना पड़ रहा है। पढ़ने तो पड़ेंगे हमेशा के लिए, ये तो है। आंखें मजबूत कर करके। काली मिर्ची चलिए। मिर्च खाओगा लगनी है। अब तो पतंजलि की दवाई आ रही है आंखों की। ओके, नेक्स्ट है कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस के बाद है फंक्शन विथ आउट कीवर्ड। ठीक है, तो फंक्शन विथ आउट कीवर्ड का मतलब होता है जब हम फंक्शन से जस्ट लग जाएगा। सर हम ले सकते हैं में से क्लास कितनी क्लास हो गई इसकी? 3 क्लास हो गई है। सर हमने सर डिफाइन नहीं करा होगा मैंने सोचा हमारी पीछे क्लास में कुछ। हाँ बिल्कुल, क्लास लेंगे आपकी, आज लेंगे, थोड़ी सी आज थोड़ा सा लेंगे, थोड़ा सा टाइम करके मैनेज करके भी लेंगे बीच में सर हम ले सकते हैं क्या क्लास? ये सर हम स्टार्ट कर सकते हैं ये बिल्कुल स्टार्टिंग से समझा देना। एमबीसी समझ आ रहा है क्या? टाइम बहुत है। यही मतलब नहीं समझ आएगा। अभी जो भी स्टार्टिंग किया होता तो पहली क्लास किया होता तो ठीक था। सर मैं तो .NET कर रहा था पहले से। तो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आएगा तो करो। लेकिन अभी मैं आज एंटिटी फ्रेमवर्क बताऊंगा, उसमें चीजें होती है ना जो कभी कभी कंफ्यूज करती हैं। चलिए देखिए इसको जल्दी से। फंक्शन विथ आउट कीवर्ड, इस टाइप को भी कवर करते हैं। आउट कीवर्ड का मतलब है जब हम फंक्शन से मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कराना चाहते हैं तो हम आउट कीवर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, मैं एक फंक्शन बना रहा हूं जिसमें 2 नंबर को रिसीव कर रहा हूं और उन 2 नंबरों का एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन 3 कर रहा हूं, 3 प्रोसेस पे कर रहा हूं। ठीक है, तो बेसिकली मैं एक स्टैटिक फंक्शन बनाता हूं, जस्ट स्टैटिक। तो नोट करना है। लिख लियो, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो बनेगा सर, लेकिन नोट डिलीट हो गई तो डिलीट नहीं होगा। आप तो देखो माइंड में आता थोड़ा सा। अभी जैसे पेयर ने हैक कर लेते ना सारे कंप्यूटर, अगर सारे जैसे में कॉपी में लिखे होते हैं सारा डाटा का पैसा बच जाता। तो इस हिसाब से वीडियो कॉपी नोट पीडीएफ की साइड भी कौन सी हैक करी वो मैं इसको कौन सा वीडियो
बनाओ गुजरात की हुई है करने के लिए फ्राइडे की क्लास मैंने अगले फंक्शन ओके, देखिए इस फंक्शन को थोड़ा सा ध्यान से। एक फंक्शन मैंने बनाया, ठीक है। जैसे इस फंक्शन में मैंने कैल्क नाम का बनाया है, इसमें एक वेरिएबल लिया x और एक y, दो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिसीव होंगी, ठीक है। और यहाँ पर आएगा एक वेरिएबल बनाएगा ऐड, जिसमें x प्लस y एडिशन जाएगा, एक सब्सट्रैक्शन जाएगा और एक मल्टी जिसमें मल्टीप्लिकेशन चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए अब हमें ये तीनों एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तीनों वैल्यूज हमें रिटर्न करानी हो अपने फंक्शन से। तो बाय डिफॉल्ट अगर हम int कीवर्ड यूज करते हैं रिटर्न टाइप के लिए, तो int कीवर्ड हमारा केवल एक वैल्यू को रिटर्न कर सकता है, दैट्स ऐड, या कोई एक करा सकते हैं, चाहे ऐड कराएं, चाहे सब कराएं, चाहे मल्टीपल कराएं, लेकिन एक ही हमें रिटर्न करा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो करंटली हमारा जो फंक्शन होता है वह एक टाइम पे केवल एक वैल्यू को रिटर्न कर पाता है। लेकिन अगर आपको फंक्शन से मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करानी हो तो उस केस में आपको वहां पर यूज करना पड़ता है आउट कीवर्ड, ठीक है। मतलब यहाँ पर मुझे और भी वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ कुछ ऐसे कर सकता हूँ रिटर्न कराने के लिए, जस्ट आउट int ऐड, सॉरी सब कर देता हूँ, ऐड में ऑलरेडी करा चुका हूँ, एंड आउट int मल्टी, ठीक है। और यहाँ पर हम डिक्लेयर करने का काम हटा देंगे, ये तो रहेगा ही रहेगा, ये दोनों हट जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या आपका यहाँ पे काम, यहाँ पर काम ये होगा, एक दो इनपुट पैरामीटर रहेंगे, जैसे फंक्शन कॉल होगा int x और y, दो इनपुट पैरामीटर होंगे जो दो वैल्यू को रिसीव करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये जो सब है और जो ये मल्टी है, ये दो आउट पैरामीटर हैं जो वैल्यू को या रिजल्ट को आउट करेंगे, रिटर्न कराएंगे, ठीक है, जो कॉल करने के बाद आपको रिसीव करना पड़ेगा, ओके। एंड यहाँ पर int आएगा, ऐड वेरिएबल बनाएगा, x प्लस y करेगा, सब यहाँ पर ये वेरिएबल आपका हो गया जिसमें आउट होगा, तो x माइनस y होकर के सब में चला जाएगा ये आउट करने, ठीक है। मल्टी में चला जाएगा, x मल्टीप्लाइड बाई y मल्टी में चला जाएगा आउट करने, और यहाँ पर रिटर्न कर देगा ऐड। यहाँ पर आपके पास तीन वैल्यू आपके फंक्शन से रिटर्न होंगी, एक सब, दूसरा मल्टी, तीसरा ऐड। ऐड जो है वो रिटर्न कीवर्ड के थ्रू ऐड रिटर्न हो रहा है, बाकी दो वैल्यू जो है वो आउट कीवर्ड के थ्रू रिटर्न हो रही है, ठीक है। इस फंक्शन को जरा सा हम कॉल करके देखते हैं, इधर कॉपी कर लेते हैं, इसको स्टूडियो पे चलेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो वो फंक्शन है सिर्फ वही चीज पेस्ट कर दी है, और इधर आएंगे, इन फंक्शंस को मैं कोलैप्स करता हूँ, और इधर मैंने इसको जो कॉल किया है इन सब फंक्शंस को, इनको बेटर होगा मैं एक रीजन में डाल दूँ, एस इन रीजन, और रीजन को स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से एस रीजन, एंड इसे यहाँ पर हम कमेंट कर लेंगे, कमेंट करके कोलैप्स कर देंगे। रीजन जस्ट आपके कोड का स्कोप तय करता है, हमारा ये कोड यहाँ से यहाँ तक का है, उसे हम रीजन लगा करके इसे कोलैप्स से कर सकते हैं। कोलैप्स कर देंगे तो कोड आपको शो नहीं करेगा, जब आपसे अनकोलैप्स करेंगे यहाँ पर तो फिर शो कर जाएगा। बेटर होता है जब आप प्रोग्रामिंग या एप्लीकेशन बनाते हैं, कोड आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कोड आपने राइट कर लिया, जो फंक्शन राइट कर लिया वो सही है, तो उसने एक रीजन डाल करके उन्हें कोलैप्स करके छोटा कर दीजिए, बाकी अगर कोड राइट करते रहिए, अदरवाइज कोड बहुत ज़्यादा हॉट पॉट हो जाता है सब। रीजन का नाम कुछ भी होता है नहीं, रीजन कीवर्ड है, ये अपना पड़ेगा। रीजन एंड रीजन, जितना कोड हम ऐड करना है वो स्टार्टिंग और एंडिंग में डालना ऑफिसर आप कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इधर आते हैं हम, अब अपने फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। फंक्शन हमारे पास है जस्ट कैल, ठीक है, और इस फंक्शन में हम सप्लाई करेंगे int x एंड y, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली मैं 10 सप्लाई करता हूँ और 20 सप्लाई करता हूँ, दो वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर आउट करेगा सब, आउट करेगा मल्टी, दो वेरिएबल ये आउट करेगा, ठीक है। तो मैं दो वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, जस्ट int मैंने कहा सब के लिए मैंने लिया s, और int मैंने मल्टीप्लाई के लिए लिया m, ठीक है।
और यहां पर मैंने बोला आउट यस एंड आउट, ठीक है। एंड सेकंड चीज ये है, ये फंक्शन वैल्यू एक रिटर्न भी कर रहा है, तो INT मान लीजिए ऐड इज इक्वल आ गया आपका एडिशन, ठीक है। अब आपके पास देखेंगे आप, तो आपको 3 वैल्यू रिसीव होंगी यहाँ से। यस में जाएगा सब्सट्रैक्शन, एम में जाएगा मल्टीप्लिकेशन और ऐड में जाएगा उसका एडिशन, ठीक है। और अगर आप तीनों को प्रिंट करना चाहे, जस्ट कंसोल डॉट राइट लाइन एडिशन ऐड, सेम केस इसमें कंसोल डॉट राइट लाइन subtraction something plus yes console dot right line division नहीं multiplication ओके। आप देखेंगे यहाँ पर 3 वैल्यूज मैंने प्रिंट कराई हैं, और सिंपली अगर आप रन करके देखें तो वो एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेगा। एडिशन इज 30, सब्ट्रैक्शन इज -10 एंड मल्टीप्लिकेशन इज 200, ठीक है। यहाँ पर आपका जो फंक्शन है वो एक साथ 3 वैल्यू को रिटर्न करा रहा है, मतलब एक से अधिक वैल्यू को रिटर्न दे रहा है। 2 वैल्यू आ रहे हैं आउट कीवर्ड के थ्रू, 1 वैल्यू रिटर्न के थ्रू आ रहे हैं। तीनों आउट के थ्रू नहीं आता? बिल्कुल आ सकते हैं। आप आउट के थ्रू मल्टीपल दे सकते हो, जितने चाहे उतने दे सकते हो। रिटर्न में क्या लिखना होगा? रिटर्न आप हटा दो, कोई मतलब नहीं करता, नहीं चाहिए तो हटा दो रिटर्न, ठीक है। ये चीज होती है आउट की वैल्यू। हमारा फंक्शन एक साथ अगर आपको अपने फंक्शन से मल्टीपल वैल्यू को वापस रिटर्न कराना है, आउट की वैल्यू। जैसे हम लोग टाइप कास्टिंग पढ़े थे, टाइप कास्टिंग हमने एक ट्राई पार्स मेथड पढ़े थे जो 2 वैल्यू रिटर्न करता था। इसमें एक बुलियन वैल्यू आती थी, एक कन्वर्टेड वैल्यू आती थी, तो वहां पर वो फंक्शन आउट कीवर्ड यूज करता था। ऐसे फंक्शंस बहुत सारे होते हैं जो लाइब्रेरी में मिलते हैं, या फिर आपको बनाने भी पड़ते हैं कभी कभी, जो कि आउट कीवर्ड का यूज करते हैं मल्टीपल वैल्यू को वापस देने के लिए, रिटर्न कराने के लिए। ओके, ठीक। तो कोई डाउट इसमें? आउट कीवर्ड के थ्रू कैसे वैल्यू रिटर्न कराएंगे आप? बहुत आसान है, ठीक है। इसी तरह इसी के साथ आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन का जो टाइम है खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है लाइब्रेरी फंक्शन या प्री डिफाइंड फंक्शन या सिस्टम डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। लाइब्रेरी फंक्शन, सिस्टम डिफाइंड फंक्शन, इसके बाद आते हैं उसके बारे में थोड़ा सा नीचे। नीचे तो कुछ भी नहीं। सर आपने रिटर्न ऐड दिया, सब्ट्रैक्ट और इन्वेंटरी की जगह आपने रिटर्न यूज किया, फिर से बोलिए। बाकी आउट वाले हो गया भाई जो सब है और मल्टी है वो आउट कीवर्ड के थ्रू वापस जा रहा है, और जो एडिशन है वो रिटर्न के थ्रू जा रहा है। तीनों वेरिएबल जा रहे हैं, 2 आपके जा रहे हैं आउट के थ्रू, 1 जा रहा है रिटर्न के थ्रू। पहले क्या बनाया था? पहले कैसे ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? कोई क्वेश्चन इस पे? सोलर लाने की क्या मतलब है? सोलर लाने की क्या फायदा है? क्या हुआ? सोलर लाने की क्या फायदा है? यूज ये है पाइप एसी पानी आता है उसमें, कूल वाटर होता है वो आता है। बाहर गिराओगे कहीं, किसकी दुकान नीचे पड़ी है, किसका क्या है, कहाँ गिर जाएगा पानी? मुझे लगा पानी नहीं गिरा, फिर भी अंदर आ हुआ है। कभी सा हट के क्वेश्चन क्या है?
क्लास में बोर हो इसका इसका ध्यान यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पे है। कैरेक्टर में हो जाए वहाँ पर मसाला सर क्लास में बोर होते तो हो जाता है सही क्लास में चलती है बोर हो जाती है तो मतलब भाई कहने का मतलब है बोर हो गया। टाइम आपके पास बहुत कम है, 1.5 घंटे का टाइम, मुझसे बोर क्या होगे। इतना टाइम हुआ है कि सेंसिटिव होकर के पढ़ लो, इतने टाइम को यूटिलाइज करो। सर मैं क्लास 1.5 घंटे की क्यों होगी, 2 घंटे की होती थी। सर दो चार प्रोग्राम मिल गया करने के लिए अच्छा, करने के लिए ऐसा ना हम दे मैंने प्रोग्राम्स आप लोगों को दिए थे, लूप वगैरह के दिए थे, वो वो आपने तो किए सब थे। हाई फाई सर एक बात तो सुनिए, हाई फाई ए से जेड वाला नहीं करना उसे बनाने के लिए ABCD तो हमारी पर ही रहता है। सर जल्दी बना लो। वो बाकी सामने बना देते, पिरामिड, उल्टा पिरामिड, सीधा पिरामिड, स्टार तारे। अब ए वो बन गए थे। ABCD प्रिंट बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा माइंड से हाँ, वो थोड़ा सा ब्रशअप करना पड़ेगा, पिछले थोड़ा सा वाकई में टफ है, उसको थोड़ा सा आपके लिए सोचना पड़ेगा, सर समझना हमारी क्लास पड़ेगा। का टाइम क्यों कम कर दिया आपने, आधा घंटे की बता दिया। मैम ने बोला था कि पूरी 2 घंटे की क्लास चलेगी, अगर मैं बोलूँ टाइम कम करने के लिए तो एडजस्ट करना नहीं, पूरी 2 घंटे की क्लास चलेगी। सर शादी से पहले लोग देते थे, शादी के बाद टाइम नहीं देने पूरा। सर आप चलते जाते हो, मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो टाइम मुझे वही शेड्यूल हुआ है, तो हम नाश्ता सर 1 घंटे होता मैम से बोल सकते हैं आप लोग। 1 घंटे का दिया नहीं, आज से नहीं, 1.5 घंटे क्लास मुझे बताई ही गई है आप लोगों को, 1.5 घंटे क्लास। तो कल 1.5 घंटे की नहीं हुई थी हमारी क्लास, उससे पहले भी और उससे पहले भी 1.5 घंटे की हुई थी। नाम पे तो ना सारे काम होंगे आपके नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगले क्लास में कोई जोड़ सारे लोग एक साथ में चलो। 2 घंटे मिलता तो मैं और टाइम मिल जाता, 2 घंटे में आप लोगों को जो था वो रिकवर में करा देता है, और सिर्फ 1.5 घंटे पढ़ाता तो आधे घंटे तो पढ़ा देता है। सर मैम क्लास जो चलेगी पहले आज। मेरा डाउट है आप तो क्लास में अरे डाउट में अरे डाउट मैं स्टार्ट से पढ़ाऊंगा ना, सिर्फ क्लियर करा दूंगा, स्टार्ट से पढ़ाऊंगा। चलिए। प्लग चेक करके आए थे। अब बात करें। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। सिस्टम डिफाइंड फंक्शन। सिस्टम डिफाइंड फंक्शन कुछ ज़्यादा है नहीं, बहुत आसान है। ये सब रेडीमेड फंक्शन, बने बनाए फंक्शन लाइब्रेरी के हैं, जिन्हें केवल आपको यूज़ करना सीखना है, आपने कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बहुत कुछ नहीं इसमें। सिस्टम डिफाइंड फंक्शन आर द फंक्शन आर द प्री डिफाइंड available सर इसके बाद हमारा डीबीएमएस स्टार्ट होगा ना। बस इसके बाद इसके बाद DBMS जो होगा फंक्शन, अरे भाई C# के बाद DBMS होगा, और इस टॉपिक के बाद OOPS होगा। तो तो सर शीशा उससे कंप्लीट शीशा करवा में दो। आता है। पहले C# पे कंप्लीट करेंगे ना। पहले सर शीशा सिर्फ सर आप गलत बोल रहे हो, उससे हाँ, पहले क्या? हमारा पिछला होगा। वो तो हो जाएगा। सर आप इन्हें सैटरडे बुला लीजिए ना किसी दिन। सैटरडे आके अब मैं आपसे ना सब उल्टा पुल्टा सैटरडे में यहाँ बैठा रहता हूँ क्या? तो सर वहाँ क्यों सैटरडे संडे आप क्लास नहीं देते हो? नहीं, आज से क्लास इनकी करूँगा, कवर कराऊंगा मैं। अभी टाइम को ना थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर लूँगा, सबके टाइम को एक्सटेंड करूँगा। सर हम तो मैम से बात करेंगे, फिर से आधा घंटा बता दें मैम। अभी आई तो थी ना, पकड़ लेते हैं। क्लास के बाद बोलेंगे ना। It is divided into multiple होम से लेके जाएंगे। कोपचे में तुम भी चलोगे भाई हम कोपचे से भी दूर से आने वाले हैं। यार तो सामने से जाएंगे। अटैक करेंगे, अटैक। बोल रहा है बोलना नहीं तो फिर कल को फीस मांगेगी तब तू बाना मांगेगा मेरे सामने। कहेगी पहले भी बोला। आज ही बोलेंगे। सही बात है, फिर मेरे को एक होगा। क्या बोला था? पहले भी नहीं बोला कितने दिन से।
क्या हमने अपने सामने तीन क्लास मिस कर दी? हमारे सामने स्टार्ट किया था सर ने पीसीयू का, हम उसी दिन से स्टार्ट कर दिया। ये कुछ कैटेगरीज में फंक्शन आपके अवेलेबल हैं। इन कैटेगरीज के फंक्शन का आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है, समझना है। वैसे अगर आप सीसार के एक्चुअल रेफरेंस पे जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट MSDN पे जाएंगे, वहाँ पर आपको ये बहुत लंबी सी लिस्ट मिलेगी प्री डिफाइंड फंक्शन की, ठीक है। वहाँ बहुत सारे बनाए गए हैं, बट यहाँ पर मैं मेजर बताऊंगा, बाकी आप लोग धीरे धीरे करके नहीं देखिएगा। इन्हें केवल आपको यूज़ करने सीखना है कि आप इन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं, बाकी इनमें कोई लॉजिक नहीं है कि आपको प्रोग्राम इसमें बनाना है, बस केवल यूज़ करने सीखना है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आते हैं स्ट्रिंग पर। वैसे स्ट्रिंग क्या होती है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। यह किस तरह का डेटा होता है या डेटा टाइप होता है? किस कैटेगरी में आता है? कैरेक्टर टाइप का। स्ट्रिंग किस टाइप के डेटा टाइप के कैटेगरी में आता है? स्ट्रिंग तो खुद एक डेटा टाइप है, लेकिन कैटेगरी इसकी क्या है? कैरेक्टर टाइप है, मैंने पढ़ा बता रहा हूँ दिमाग में। कैरेक्टर टाइप मैंने आपको क्या बताया था? डेटा टाइप की कितनी कैटेगरी बताए थे? क्या बताया था? कितने टाइप डेटा टाइप होते हैं? वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप, इसमें आता है, ठीक है। स्ट्रिंग रेफरेंस टाइप में आता है। वैल्यू टाइप में स्केलर और कंपाउंड। स्केलर में इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल आता है। कंपाउंड में एरे, स्ट्रक्चर, एनुमरेशन आता है। रेफरेंस टाइप में क्लास, डेटाबेस, रेफरेंसेस। लिखाया हुआ है भाई, लिखा हुआ है। जब आप लोग आए थे तो आप लोगों की क्लास में भी मैंने एक बार इस चीज को डिस्कस किया था। सामने लिखाया था। डिस्कस करना और एक साथ हाँ, नोट नहीं हुआ होगा वो अलग चीज होगी, लेकिन डिस्कस किया गया था। डिस्कस आपने कई बार कर दिया। इसको डिस्कस किया था। बढ़िया, एक तरीके से नहीं बताया। स्ट्रिंग रेफरेंस डेटा टाइप में आता है। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर होता है, ठीक है। स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए C# में बहुत सारे फंक्शन दिए गए हैं, ठीक है। बहुत सारे फंक्शन दिए गए हैं। बेसिकली स्ट्रिंग के जितने फंक्शन होते हैं वह एक नेम स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जिसे आप बोलते हैं बेसिकली सिस्टम डॉट टेक्स्ट नेम स्पेस। सिस्टम डॉट टेक्स्ट नेम स्पेस, ठीक है। इस नेम स्पेस के अंदर स्ट्रिंग की लाइब्रेरी है या फंक्शंस रखे गए हैं। जब आपको स्ट्रिंग फंक्शन यूज करने होते हैं तो आप पर्टिकुलर इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे और उसके अंदर के फंक्शन को कॉल करेंगे, ओके। एक प्रोग्राम में कितने नेम स्पेस हो सकते हैं? एक ही हो सकता है। एक प्रोग्राम
एक नेमस्पेस होगा उसके नेम स्पेस इज द एप्लीकेशन लेवल, प्रोग्राम लेवल नहीं होता, एप्लीकेशन। नेम स्पेस के अंदर कई क्लास कई क्लास हो सकती हैं, क्लास के अंदर कई फंक्शन हो सकते हैं, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है। स्ट्रिंग फंक्शन यहाँ पर दो तरह से बांटे गए हैं। स्ट्रिंग फंक्शन दो कैटेगरी में बांटे गए हैं। इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है, इससे पूछा जाता है आपको। एक बोलते हैं स्ट्रिंग और एक होता है स्ट्रिंग बिल्डर। स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर में क्या डिफरेंस होता है? बेसिकली अभी हमने पढ़ा है कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। जो स्ट्रिंग फंक्शन होते हैं वह कॉल बाय वैल्यू का यूज करते हैं। सर स्ट्रिंग हमने कंपाउंड लिखा हुआ है। वैल्यू टाइप में लिखा है सर आपने? कंपाउंड में नहीं, आप उसे क्लास में डालिएगा, रेफरेंस में डालिएगा, सर आपने रेफरेंस में डालिएगा उसे, वो रिफ्रेश नहीं होगा, मिस्टेक से किया हुआ। सर ऐसे ही ओवरलोडिंग नहीं होता है ना, ओवरलोडिंग ओवरलोडिंग तो ऊप्स का कंसेप्ट है, मेथड ओवरलोडिंग, उसे हम आगे बताएंगे ऊप्स में। अभी के लिए फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन बेसिकली ठीक है। स्ट्रिंग फंक्शन जो है, नहीं यहाँ पर स्ट्रिंग फंक्शन जो है मैं समझाता हूँ, उसके बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन करवाऊंगा। स्ट्रिंग फंक्शन जो हैं ये ऐसे फंक्शन हैं जो आपकी स्ट्रिंग को रिसीव करते हैं, उस पर ऑपरेशन करते हैं और उसका एक डुप्लीकेट रिजल्ट आपको रिटर्न कराते हैं। जस्ट डुप्लीकेट, जस्ट कॉल बाय वैल्यू यूज करते हैं, कॉल बाय वैल्यू यूज करके रिटर्न को रिजल्ट देते हैं। स्ट्रिंग फंक्शन कभी भी एक्चुअल वैल्यू पर कोई चेंजेस नहीं करते हैं, वो हमेशा डुप्लीकेट कॉपी के साथ वर्क करते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग बिल्डर जो होते हैं यह हमेशा एक्चुअल पैरामीटर पर चेंजेस करते हैं, एक्चुअल वैल्यू पर चेंजेस करते हैं, एक्चुअल स्ट्रिंग पर चेंजेस करते हैं, जिससे आपकी एक्चुअल स्ट्रिंग जो होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। एक्चुअल स्ट्रिंग पर चेंजेस या मॉडिफिकेशन करने के नेचर को बोला जाता है म्यूटेबल नेचर, म्यूटेबल नेचर, म्यूटेबल, ठीक है। और एक्चुअल स्ट्रिंग पर चेंजेस ना करने के नेचर को बोला जाता है इम्यूटेबल नेचर, ठीक है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है, अक्सर पूछते हैं, इंटरव्यू का रिटर्न जब आपका रिटर्न होता है, रिटर्न में अक्सर पूछा जाता है। वहाँ पर आपको कम से कम 2 से 3 पॉइंट डिस्कस करने पड़ते हैं, इनके बीच डिफरेंस, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आइए हम लोग फंक्शन यूज करते हैं। सारे फंक्शन आपको अवेलेबल हैं बेसिकली, मैं नोट कर देता हूँ। सर डिफरेंट नोट कर रहा हूँ, ओके। इनकी एक लिस्ट होती है फंक्शन की, वैसे फंक्शन बहुत सारे हैं, एक लिस्ट है, लेकिन मैं आपको कुछ फंक्शन बताता हूँ। जैसे मेरे पास एक फंक्शन होता है इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ, इसको आप नंबरिंग से लिखते चलिएगा, इंडेक्स ऑफ। इसके बारे में लिखिए थोड़ा सा, दिस फंक्शन रिटर्न इंडेक्स पोजीशन, ये इसके अंदर होता है ना सिस्टम डॉट टेक्स्ट के अंदर। अभी हम स्ट्रिंग फंक्शन के लिए बात कर रहे हैं, बाकी आगे चल के स्ट्रिंग बिल्डर के डिफरेंस को डिस्क्राइब करेंगे।
इंडेक्स ऑफ फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपके स्ट्रिंग में किसी भी कैरेक्टर को सर्च करता है। स्ट्रिंग में किसी भी कैरेक्टर को सर्च करता है, अगर वह कैरेक्टर मिल जाता है। एक्चुअल में स्ट्रिंग जो होती है वो बैकएंड में एक एरे होता है। जितने भी कैरेक्टर स्ट्रिंग के होते हैं वह एक एरे की इंडेक्स पोजीशन पर स्टोर होते हैं, ठीक है। तो ये जो फंक्शन होता है ये उसी एरे में से आपके कैरेक्टर को सर्च करता है। अगर वो कैरेक्टर उसमें मिल गया तो वो किस इंडेक्स पोजीशन पर मिल रहा है उसकी पोजीशन को ये वापस रिटर्न करता है, ठीक है। अगर नहीं मिलेगा तो बाय डिफॉल्ट ये -1 रिटर्न करेगा। -1 क्यों? क्योंकि इंडेक्स पोजीशन 0 से स्टार्ट होती है। एरे की इंडेक्स पोजीशन 0 से स्टार्ट होती है, और अगर 0 से पहले की बात मैं करूं तो -1 आता है, ठीक है। तो अगर आपको वो कैरेक्टर उसमें मिलता है तो रिटर्न करेगा। बेसिकली उसकी पोजीशन नहीं मिला तो -1, ठीक है। ये तो चीज रिटर्न करता है। तो चलिए इस फंक्शन को थोड़ा सा इंप्लीमेंट करके हम अपने स्टूडियो पर देख लेते हैं। इधर आते हैं, इन सारी चीज़ों को हम कोलैप्स कर देंगे, कमेंट कर देंगे, हमें इनकी जरूरत नहीं है। मैं सिंपली करूँगा क्या, इस रीजन को उठा करके आगे कंटिन्यू करके पेस्ट, चलिए इधर चलते हैं। और हमने ये जो एग्जांपल यहाँ राइट किया आपको दिया, इस एग्जांपल को मैं यहाँ से उठाऊंगा, कॉपी करूंगा और उधर ला करके रखूंगा, ठीक। बेसिकली जस्ट इंडेक्स ऑफ फंक्शन में थोड़ी सी मिस्टेक है। अब हम जस्ट कंसोल डॉट राइट लाइन करेंगे, खुद समझाते हैं। इंडेक्स चलिए बेसिकली एक स्ट्रिंग लिया हमने, इसमें लिखा दिस इज द नोडासिटी व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है आपका। एंड str नाम की हमने कहा str.index ऑफ n, इसमें हम फाइंड करना चाहते हैं कि n किस पोजीशन पर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। एंड उसको जो भी जिस पोजीशन पर रिटर्न कर रहा है उस रिटर्न वैल्यू को हम इंडेक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप इसको एरे में कैलकुलेट कर दें, कन्वर्ट करें, तो बेसिकली THIS 0 से स्टार्ट करेगा, तो T0 H1 I2 S3 फिर एक स्पेस 4, वो भी कैरेक्टर ही है, IS व्हाटएवर करके इस तरह से इंडेक्सेस के जनरेट हो जाएंगे। इसको रन करें और देखें, करेंटली आपकी जो वैल्यू आ रही है क्या आ रही है 12, मतलब जो हमारा n है वो 12 इंडेक्स पोजीशन पर हमें मिल रहा है, ठीक है। तो इसकी पोजीशन इसने क्या की, रिटर्न कर दी। अच्छा ठीक है, ऐसा कोई कैरेक्टर हम डाल देते हैं जो उसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मान लीजिए x डाल दिया मैंने, x उसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो क्या रिटर्न करेगा आप देखिएगा, -1 नहीं कर रहा है। एक से ज्यादा सेम कैरेक्टर पहले मतलब लेफ्ट से स्टार्ट करेगा, जो सबसे पहले मिल जाएगा उसी की पोजीशन को ये रिटर्न करेगा, आगे नहीं जाएगा। जो सबसे पहले मिलेगा उसी के लिए, ठीक है। ओके, तो ये हुआ आपका इंडेक्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। यूज हम कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं।
नहीं, पूरा वर्ड के लिए, केवल कैरेक्टर सर्च करने के लिए होता है ये सिंगल वर्ड। वर्ड के लिए अभी आगे हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है, एक ही फंक्शन से काम नहीं खत्म होता है, वो सारे हैं। इसका यूज करोगे यूज जैसे मान लीजिए ईमेल एड्रेस है, ठीक है, आपको वैलिडेट करना है ईमेल एड्रेस में @ का साइन है या नहीं। अगर नहीं है @ का साइन तो ईमेल एड्रेस आपका वैलिड नहीं है, ठीक है। तो आप इस फंक्शन के थ्रू उस ईमेल एड्रेस में @ साइन को सर्च कर सकते हैं। अगर वो मिलता है उसमें तो ठीक है, नहीं मिलता है तो फिर उस केस में इनवैलिड ईमेल एड्रेस हो गया, ठीक है। सिंपली मैं बोलता हूँ स्ट्रिंग जस्ट, या मैं इसे मॉडिफाई कर दूं थोड़ा सा, str आपका मान लीजिए हो गया whatever@abc@gmail, it's a email and let's email and it's a @ और हम यहाँ पर एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ इंडेक्स is greater than equals equal 0। तो बेसिकली उस केस में यहाँ पर मैं बोल दूंगा वैलिड हमने बोला एल्स इनवैलिड होगा, ठीक है। चलिए बहुत सिंपल सी कंडीशन है, रन कराया, अभी बताएगा मुझे वैलिड ईमेल, ठीक है। @ इसमें से हटा देते हैं, वही बताएगा ये इनवैलिड ईमेल। लेकिन आपने कंडीशन तो दी कि 0 से ज्यादा वैल्यू हो ये इंडेक्स की। हाँ, मतलब वो 0 से अधिक वैल्यू कब आएगी, जब वो उसमें अवेलेबल होगा, टेक्स्ट कैरेक्टर फाउंड होगा, उसकी इंडेक्स वैल्यू आएगी जो भी होगा। वो @ या तो बेसिकली जस्ट 0 पोजीशन पे या 0 से अधिक पोजीशन पे एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। अगर करता है तो ठीक है, मिलेगा और बोलेगा वैलिड है, अदरवाइज इनवैलिड है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग से किसी भी कैरेक्टर को आप वेरीफाई कर सकते हो कि उसमें एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो फिर क्या है, ठीक है। सेम ऐसे ही हमारे पास एक फंक्शन और है जिसे हम बोलते हैं लास्ट इंडेक्स ऑफ, जस्ट लास्ट इंडेक्स ऑफ। बेसिकली इसी के अंदर है नहीं, हाँ है, स्ट्रिंग फंक्शन में भी हम हैं, ठीक है। जब मैं कैटेगरी चेंज करूंगा तो बताऊंगा आपको। बेसिकली इट रिटर्न्स लास्ट इंडेक्स पोजीशन इसको पीछे से बता रहे हैं। हाँ, मतलब जो लास्ट पोजीशन पर मिलेगा, मतलब जैसे आपने बोला इसमें अगर हमें मल्टीपल वो कैरेक्टर मिल गया तो लास्ट टाइम जो मिलेगा उसको रिटर्न कर देगा ये। इसमें पहले वाले को बताता है, इसमें लाओ। इसका क्या यूज है, कोई सेम यूज। हाँ, सेम यूज। जैसे मान लीजिए अब मैं बोलूँ तो ईमेल एड्रेस हो गया ना, ईमेल एड्रेस @ होना चाहिए, ठीक है, लेकिन @ केवल एक ही बार होना चाहिए, एक बार से अधिक @ नहीं हो सकता उसमें, ठीक है। तो हम चेक कर सकते हैं कि अगर 2 टाइम मिल रहा है उसमें, एक से अधिक मिल रहा है तो वैलिड नहीं होगा, अगर एक ही बार मिल रहा है तो वो वैलिड होगा। इस केस में लास्ट इंडेक्स लगा दिया तो हमने ये कर लिया, जैसे अगर इंडेक्स ऑफ लगाया तो इंडेक्स ऑफ से एक वैल्यू आएगी, एक इंडेक्स पोजीशन आएगी, अगर वो दोबारा मिलेगा तो एक और पोजीशन आएगी, मिलेगी आपको, ठीक है। और हमने कहा कि अगर वो दोनों पोजीशन
इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ दोनों अगर अलग अलग है तो मतलब 2 बार मिल रहा है वो, और 2 बार मिल रहा है तो ईमेल एड्रेस आपका वैलिड नहीं होगा, अदरवाइज वैलिड होगा। अच्छा, इसमें इफ कंडीशन में क्या लगेगा इसमें? बस इफ में दोनों लगा सकते हैं आप, बहुत सिंपल सी चीज है। डबल ऐड करें। मैंने यहाँ पर लगा लिया इफ इंडेक्स, जस्ट इस पूरी चीज को मैं अभी के लिए यहाँ से डिलीट करता हूँ और इधर आता है, सिंपली इसे लगा देंगे हम ईमेल डॉट इंडेक्स ऑफ, ठीक है, इंडेक्स ऑफ 8 इज इक्वल ईमेल डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ 8, ठीक है। तो उस केस में ये ईमेल एड्रेस हमारा जो होगा वो इनवैलिड होगा यहाँ पे। मतलब अगर नहीं वैलिड होगा, ये फिलहाल के लिए वैलिड होगा, हाँ वैलिड होगा ये, ठीक है। और सेकंड कंडीशन ये है एल्स इफ कॉपी पेस्ट नॉट इक्वल, तो इनवैलिड एंड एल्स सिंपली रन करें और देखें। अभी के लिए बताएगा ये जस्ट वैलिड ईमेल, सॉरी ऊपर एड्रेस लगाते हैं यहाँ पर, मान लीजिए लगाइए, ठीक है। अभी के लिए ये बताएगा वैलिड ईमेल। अब मैं एक और लगा देता हूँ यहाँ पर, ये बताएगा इनवैलिड डुप्लीकेट एट साइन ईमेल, ठीक है। तो बेसिकली जस्ट ये काम कर रहा है, ये अगर 2 बार मिल रहा है तो ये कंडीशन आपकी फाल्स हो जा रही है, एल्स पार्ट में आ रहा है। और अगर दोनों दिख रहा है कि अगर दोनों के इंडेक्स अलग अलग हैं, 2 टाइम मिल रहा है, दोनों के इंडेक्स अलग अलग हैं, तो यहाँ पर ये वैलिडेशन काम कर रहा है आपका, ठीक है। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो, चेक कर सकते हो पर्टिकुलर कि करेक्ट इंडेक्स पोजीशन क्या है, कहाँ वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट 2 फंक्शन हैं जिन्हें यूज कर सकते हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन आज के लिए नहीं, उन्हें अब हम कल की क्लास में देखेंगे।